नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ और उस नए विषय को हम लोग थोड़ा-सा समझेंगे। हमने अब तक विवाह के बारे में बात की, विवाह को कैसे देखा जाए केपी के अंदर, उसके क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, क्या हाउस ग्रुपिंग्स होती है और इवेंट की टाइमिंग कैसे हमको करनी है, उसको भी हमने देखा। हमने गोचर के बारे में सीखा कि गोचर कैसे क्या वर्क करेगा और हमने रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में भी सीखे। बहुत सारी चीज़ें हमने विवाह के इर्द-गिर्द सीखी है। विवाह के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है जनरली वो संतान का आता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक अभी चुना है। विषय आरंभ करने से पहले मैं एक क्वेश्चन मैं लूँगा। जनरली मुझे अभी कुछ कमेंट सेक्शन पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं और कुछ ईमेल्स में भी मेरे पास में लोग मैसेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि माध्यम सही रहेगा एक-एक क्वेश्चंस का उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन मैं आज उठा रहा हूँ वो है, एक मुझे मेल में आया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आई हैव डाउट्स दैट केपी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस आर ऑलवेज राइट। इज इट 100% ट्रू? शुड आई रिले ऑन प्रेडिक्शन गिवन? उनका कहना है कि उनको नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी के जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमेशा सही होते हैं और वो पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या ये 100% सही जाते हैं और क्या वो इन पर निर्भर रह सकते हैं। देखिए, भविष्य में देखने की हर किसी की एक जिज्ञासा होती है। वो देखना चाहता है कि भविष्य में मेरे साथ में क्या होने वाला है और वो पहले से बेटर प्रिपेयर होना चाहता है उसके लिए। तो उसके लिए कई माध्यम बने हुए हैं और एस्ट्रोलॉजी भी उनमें से एक माध्यम है जो आपको वो कुछ प्रेडिक्ट करके बताता है। लेकिन क्या वो 100% सही होते हैं हमेशा? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई भी आपको शत प्रतिशत ये बता नहीं सकता कि कल आपके जीवन में क्या होने वाला है। केवल एक आभास पर दे सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं क्योंकि आज जो भविष्यवक्ता हैं, जो ज्योतिषी हैं, वो उस तरह के नहीं हैं। वो ऋषि तुल्य जीवन उनका नहीं है ना, वो भी एक मानव ही हैं और मानवीय भूल होना लाज़मी है। जब वो चार्ट को एनालाइज़ कर रहे हैं तो कई सारी भूलें भी हो जाती है। कई भूल कुछ इस तरह की भी होती है जैसे आपका टाइमिंग सही नहीं है, आपका बर्थ प्लेस सही नहीं है, उस कारण से आपका चार्ट सही से नहीं बना हुआ है, तो भी उसमें भूल हो जाती है। और कई जगह पर हमको रिसर्च करने की भी रिक्वायरमेंट है। जो ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया है, हो सकता है उस पर सही से शोध नहीं हुआ हो, शोध का अभी काम पेंडिंग पड़ा हो। लेकिन फिर भी जितना हमारे पास में आज की तारीख में अवेलेबल है, तो 50 टू 60% मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमको रिजल्ट मिल जाते हैं और उस समय हम लोग ये थोड़ा-सा महसूस कर सकते हैं कि हाँ, इतना रिजल्ट आज हमारे पास में आ रहा है। लेकिन क्या हम इस पर निर्भर रहें कि जैसे हमने किसी ने हमको बता दिया कि भई आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, ये रहेगी लंबी, तो क्या मैं रुक जाऊँ? मैं सोचता रहूँ ऐसा? तो ये तो सिद्धांत गलत है क्योंकि हम भारतीय जनमानस में जिस सिद्धांत को मानते हैं वो मानते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते का। हम कर्म करने के सिद्धांत को मानते हैं। प्रारब्ध में प्रारब्ध से जो हमको मिला है वो केवल हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। उसको जानकर हम एक प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें निर्भर तो हमारे कर्म पे ही रहना है। तो जो प्रेडिक्शंस आपको मिली है, आप कोशिश करते रहिए कि जो भी प्रेडिक्शंस आपको मिली हो, आप कोशिश करिए कि आप उसको नेगेट करें। आप अपने काम की तरफ बढ़ते जाएँ और प्रारब्धवशात अगर वो चीज़ घट जाती है आपके साथ में, तो वो आपके ही कर्मों का एक प्रतिफल होगा। तो इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। शादी करके लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और अपने नए जीवन का सूत्रपात करते हैं। इसके बाद एक और जो चीज़ आती है वो आती है कि अब संतान कब होगी? सामाजिक दबाव, मानसिक दबाव, पारिवारिक दबाव, बहुत सारे ऐसे दबाव भी उस समय आ जाते हैं अगर संतान का जन्म लेट हो रहा हो तो, जहाँ पर व्यक्ति परेशान भी हो जाता है। तो ज्योतिषीय दृष्टि से हम इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की आँखों से, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हमारा विषय जो रहेगा वो रहेगा चाइल्ड बर्थ, यानी कि संतान का जन्म। इसके लिए जो कारक भाव हैं, वो हैं 5th हाउस। 5th हाउस जो है वो मेन हाउस है चाइल्ड बर्थ के लिए।
इसके सपोर्टिंग हाउस जो है वो है सेकंड हाउस और 11th हाउस। ये दो इसके सपोर्टिंग हाउस बन जाते हैं। तो अगर आप देखें 2, 5 और 11, ये एक हाउस ग्रुपिंग बन जाती है जो चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड हाउस को हमने विवाह के समय भी देखा था कि इसको जो है एडिशन इन फैमिली के तौर पे देखा जाता है। और फिफ्थ हाउस को यहाँ पर जो देखा जाएगा वो चाइल्ड बर्थ के हाउस के रूप में देखा जाएगा। और 11th हाउस को जो यहाँ पर देखा जा रहा है दैट इज विश फुलफिलमेंट के लिए हम लोग देख रहे हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति का ये भाव है। अभी जो 2, 5, 11 का कॉम्बिनेशन जो हमने दिया है, ये कॉम्बिनेशन आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए है। यानी आपका जो पहला अगर संतान हो रही हो तब आप 2, 5, 11 को देखेंगे। यानी फिफ्थ हाउस जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है आपके प्रथम संतान के लिए। अगर आप सेकंड चाइल्ड की तरफ जा रहे हैं, सेकंड चाइल्ड को देख रहे हैं, तो 7th हाउस को देखा जाएगा। थर्ड चाइल्ड के लिए 9th हाउस को देखा जाएगा। इससे आगे बढ़ना आज की सामाजिक परिवेश में तो मुझे औचित्यपूर्ण नहीं लगता। तो आप ये देखेंगे कि फिफ्थ से जो थर्ड हाउस लिया हमने, 7th जो है वो 5वें से थर्ड हाउस है और 9th जो है वो 7 से थर्ड हाउस है। जो 5 से तीसरा और 7 से तीसरा, इस तरह से 5, 7 और 9 का ये कॉम्बिनेशन जो है, ये हाउस जो बने वो अलग अलग चाइल्ड को देखेंगे। तो हम लोग जब फर्स्ट चाइल्ड के बारे में हम लोग कोई क्वेरी हमारे पास में आती है तो हम फिफ्थ हाउस को कंसिडर करेंगे और 7th हाउस कंसिडर होगा आपका सेकंड चाइल्ड के लिए और 9th हाउस जो है वो आपका कंसिडर होगा थर्ड चाइल्ड के लिए। तो कॉम्बिनेशन जो आपके उस समय बन जाएंगे वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे 2, 7, 11, 2, 5, 11 और 2, 9, 11 बनेगा। लेकिन आप चाहे फर्स्ट चाइल्ड को देख रहे हो, 7th चाइल्ड को देख रहे हो, उस समय भी आपको थोड़ा सा फिफ्थ हाउस को देखना जरूरी है क्योंकि वो आपके प्रोक्रिएशन को और पोटेंसी को दिखाता है, तो उसको देखना भी जरूरी होता है। तो ये हाउस ग्रुपिंग मैंने आप लोगों को बताई जो इस पर करेगी। अब इसकी नेगेटिव हाउस ग्रुपिंग क्या है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जैसे 2, 5, 11 है और तो फर्स्ट हाउस जो होगा सेकंड का वो उसका नेगेट करता है 12th होने के कारण। फिफ्थ का जो 12th होगा वो 4th हाउस है और 11th का जो 12th होगा वो होगा आपका 10th हाउस। तो 1, 4, 10, 10 जो होगा वो आपका नेगेट करेगा चाइल्ड बर्थ के लिए। तो ये आपके नेगेटिव हाउस हो गए। अगर आपका जो फिफ्थ का कस्पल सब लॉर्ड है वो इन भावों को दिखाए तो आपका जो होगा चाइल्ड बर्थ में समस्या आएगी। ऐसे ही आप जब 7th को देखेंगे तब 6th 7th को देखेंगे तो आपका 6th जो है वो आपका नेगेटिव हाउस हो जाएगा और 9th को जब आप देखेंगे तो 8th जो है वो आपका नेगेटिव हाउस हो जाएगा। इट विल डिपेंड्स ऑन द हाउस दैट यू आर टेकिंग एट दैट टाइम। एक और चीज जो हम लोगों को देखनी होती है वो ये है कि गुरु जो है वो स्वाभाविक कारक है संतान के जन्म का, यानी नेचुरल सिग्निफिकेटर है। तो उसको भी देखना होगा हमको कि ये जो गुरु है क्या वो फ्रूटफुल है हमारे लिए, ऐसा तो नहीं हो कि वो नेगेट कर रहा हो, तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। इसके अलावा इसको कैसे देखना है, इसका क्या तरीका है, वो ये रहेगा कि आप जैसे मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट चाइल्ड की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर आपको देखना होगा कि आपका जो फिफ्थ का कस्पल सबलॉर्ड है वो 2, 5 और 11 के साथ में संबंध बनाए, पहला। दूसरा, फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड जो है वो बैलेंस साइन के अंदर नहीं हो। बैलेंस साइन से जो मेरा मतलब है वो है कि हमारे पास में 4 राशियां हैं जो बैरन होती है या उनको बंजर राशियां भी बोला जाता है। वो जो है वो है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या। तो ये राशियां वहां पर ना पड़ती हों। तो ये सेकंड जो नियम है ये इसका सपोर्टिंग नियम है, ये कोई मेन नियम नहीं है। अगर आपका फिफ्थ का कस्बल सबलॉट है वो 2, 5, 11 का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन जाता है और उसे या उसे संबंध बना लेता है और बैलेंस साइन के अंदर हो भी तो वो इतना नियम इस पे नहीं लगेगा, वो इतना
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर वो 1/4 5th सक्सेसफुल सब लॉर्ड जो है वो 1 4 और 10 के साथ में संबंध बनाता है, तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक होगा। दूसरा आपको बिल्कुल इसी तरीके से 11th हाउस को भी देखना होगा कि 11th हाउस जो है वो आपका 2 5 और 11 के साथ में एक रिलेशन बनाए, और सेकंड हाउस जो है वो भी आपका 2 5 और 11 के साथ में संबंध बनाए, यानी 5 11 के साथ में संबंध बनाए और 11th हाउस जो है 2 5 के साथ में एक रिलेशन बनाए। जब ये वो रिलेशन बनाएगा तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस है, और फिर आप आगे इवेंट की टाइमिंग के लिए जाएंगे। इवेंट की टाइमिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारे नियम हमने पहले देखे हैं, उसी को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, वैसा ही हो चलेगा। अब इसके साथ में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम चार्ट किसका देखें, हस्बैंड का देखें या वाइफ का देखें। तो मेरी समझ में दोनों का ही चार्ट आपको देखना पड़ेगा कि दोनों के ही चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस होने चाहिए चाइल्ड बर्थ के। अगर वो प्रॉमिस दोनों के चार्ट में है तभी उनके घर में चाइल्ड बर्थ होगा। लेकिन फिर भी हमको वाइफ के चार्ट को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके 9 मंथ तक का जो हमारा टेन्योर रहता है उसमें सही संबंधता हो और सही तरीके से ग्रह की दशा लगी हुई हो, तब हम अगर उनको बोलें कि हाँ आप इस समय तक आप चाहिए, आप प्लान कर सकते हैं बेबी, तो उनके लिए भी कष्टदायक नहीं होगा। और क्योंकि लेडी को ही 9 मंथ तक कैरी करना है बेबी को, तो उनकी चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है। यहाँ पर आपने एक और चीज देखी होगी कि 2 5 11 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है, और हम अगर मैरिज के कॉम्बिनेशन को देखें तो वो होता है 2 7 और 11। तो यहाँ पर जो बचा है वो केवल 7th हाउस ही चेंज हुआ, 7 की जगह यहाँ पर 5th हाउस आ गया है। यहाँ पर 7th की जगह 5th हाउस आया है। तो कई बार आपने ऐसा पाया होगा कि शादी होने के कुछ समय के दरमियान साल भर के अंदर, साल भर में बेबी हो जाता है। तो उसका एक कारण ये भी होता है क्योंकि वो दशा 2 और 11 तो एक्टिवेट हो ही रखी है उस समय तक, और वो एक्टिवेशन हो जाने के कारण कई बार ऐसा देखा गया कि 5 भी कहीं ना कहीं एक्टिव रोल प्ले करता है। 5th हाउस जो है वो 7th हाउस का सपोर्टिंग हाउस तो है ही मैरिज के लिए। तो जब 5th हाउस भी एक्टिव रोल प्ले करता है तो उस समय कई बार ऐसा देखा गया कि 1 साल के बाद या 2 साल के अंदर ही जो ये दशा एक्टिव हो गई 2 5 11, और उनको चाइल्ड बर्थ हो जाता है। तो उसका एक ज्योतिषी कारण यह भी है। एक और चीज जो हमको यहाँ पर ध्यान देना है वो ये है कि 1 4 10 जो है जिस चार्ट में शो हो रहे होंगे वो उस चार्ट में प्रोक्रिएशन पावर को दिखाएंगे। अगर 1 4 10 शो हो जाता है तो प्रोक्रिएशन पावर में कमी है, तो अगर वो मेल का चार्ट है तो मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर ये फीमेल का चार्ट है तो ये फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो वो उनसे रिलेटेड उनको पहले ट्रीटमेंट लेना होगा। अगर वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में 2 5 और 11 या इसका कॉम्बिनेशन भी बैठ रहा है, तो ट्रीटमेंट के साथ में वो सॉल्व हो जाएगा। एक ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नो चाइल्ड का केस है ये। मेल का चार्ट है ये, फीमेल का चार्ट इनका मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। तो हम मेल के चार्ट से थोड़ा-सा एक देखने की कोशिश करते हैं कि इनको संतान का सुख क्यों नहीं था। तो इसको देखने के लिए हमारा तरीका वही है, हम पहले वापस एक बार केपी की तरफ जाते हैं। केपी सिग्निफिकेटर की तरफ निकलते हैं और देखें यहाँ पे। आप पहले यहाँ आइए 5th हाउस को देखिए कि 5th हाउस का जो अकेला सिग्निफिकेटर है वो है मंगल। तो एक बात यहाँ पर हमको समझ में आएगी इसको देखते हुए कि आप कोई भी दशा को फिक्स करेंगे, मंगल जो है वो होना ज़रूरी है। चाहे वो दशा लॉर्ड के रूप में हो, चाहे वो भुक्ति लॉर्ड के रूप में हो, चाहे वो अंतरा लॉर्ड के रूप में हो, मंगल तो आएगा ही, क्योंकि वो अकेला सिग्निफिकेटर 5th हाउस का बन रहा है। और भी आप यहाँ अगर देखेंगे 5th हाउस में और इस चार्ट में आप देखें तो 5th हाउस और कहीं नहीं आ रहा है, केवल मंगल के केस में यहाँ पर आ रहा है, वो भी बहुत वीक सिग्निफिकेटर 5th का बनता है। ठीक। फिर आप देखिए 11th हाउस को, तो 11th हाउस का सिग्निफिकेटर गुरु है, मंगल है, शुक्र है। तो मंगल जो है वो 5th का भी सिग्निफिकेटर बन रहा है और 11th का भी सिग्निफिकेटर बन रहा है, और 11th का जो है वो सी लेवल का सिग्निफिकेटर मंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। दूसरा, सेकंड हाउस को अगर हम पकड़ें तो सेकंड हाउस का जो सिग्निफिकेटर है जो बन रहे हैं वो बुध बन रहा है, केतु बन रहा है और शनि बन रहा है। सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर बन रहा है। तो हमारे पास में जो ग्रह आ गए जो 2 5 11 से रिलेटेड है, उनको हम
अगर देखें तो उसकी एक हम लोग लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में 2, 5 और 11 इनके सिग्निफिकेटर कौन बन के आ रहे हैं? तो हमारे पास में जो पहला सिग्निफिकेटर बन के आया सेकंड का, वो है बुध, और आता है केतु, और आता है शनि। फिफ्थ का सिग्निफिकेटर केवल मंगल बनता है, और 11th का सिग्निफिकेटर जो बनता है वो है गुरु और मंगल और शुक्र। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यूनिक प्लैनेट्स जो हैं वो 2, 5, 11 का सिग्निफिकेटर बनते हैं, लेकिन जो प्राइमरी हाउस है उसका केवल सिग्निफिकेटर यहाँ पे मंगल बन रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1, 5, 1, 4 और 10 जो नेगेटिव हाउस है नो चाइल्ड बर्थ के, उनका सिग्निफिकेटर कौन बन रहा है? तो 1, 4 और 10 का सिग्निफिकेटर अगर आप देखेंगे तो 1 का सिग्निफिकेटर कौन बन रहा है? वो है गुरु, ये देखिए, और 4 का सिग्निफिकेटर भी है यहाँ पे गुरु, और 10 का सिग्निफिकेटर जो है वो है सूर्य और बुध। ये सिग्निफिकेटर यहाँ पे बनते हैं। तो फोर्थ का सिग्निफिकेटर भी हो गया गुरु, और 10 का सिग्निफिकेटर यहाँ पर हो गया सूर्य और बुध। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर की बात करें, अगर फाइनल एक लिस्ट निकाले 1, 2, 5, 11 की, तो उस लिस्ट में से गुरु हट जाएगा, क्योंकि गुरु 1 और 4 का सिग्निफिकेटर यहाँ पे बन जाता है, और बुध भी हम लोग हटा देंगे क्योंकि वो 10 का सिग्निफिकेटर बन जाता है। और केतु इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो किसका सिग्निफिकेटर बनता है उसके बारे में हम देखते हैं। और उसके अलावा सूर्य है, तो सूर्य अभी यहाँ पे कहीं नहीं आया, तो हमारे पास में केतु, शनि, मंगल और शुक्र, ये 4 बनते हैं जो सिग्निफिकेटर बन के आते हैं 2, 5, 11 के। गुरु बड़ा स्ट्रांगली जो है वो सिग्निफिकेटर बन, नेगेटिव सिग्निफिकेटर बन के आ रहा है। देखो नेचुरल कारक जो है चाइल्ड बर्थ का, वो ही यहाँ पे नेगेटिव बन के आ रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात भी है। उसके अलावा अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर चार्ट को देखें, केतु जो है और राहु, यहाँ पर आप देखो कि केतु ने किसका फल देना है? केतु ने फल देना है जिस ग्रह के साथ उसकी युति हो, तो यहाँ पे युति किसी ग्रह के साथ में नहीं है, और दृष्टि भी यहाँ किसी ग्रह की नहीं दिखती है। केतु फल देगा जिस राशि में वो स्थित है। तो किस राशि में वो स्थित है? वो है गुरु की राशि में। तो केतु गुरु की राशि में स्थित होने के कारण केतु गुरु का एजेंट बन जाता है, और राहु जो है वो भी बुध का एजेंट बन जाता है। तो केतु और राहु ये दो जो हैं, ये भी गुरु और राहु के एजेंट बनने के कारण 1, 4 और 10 को सिग्निफाई करते हैं, यानी कि नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर जो है इनके साथ में राहु और केतु, ये दो और जुड़ जाएंगे, और केतु हमारी लिस्ट में से यहाँ से भी हट जाएगा। तो हमारे पास में जो प्लैनेट्स बचते हैं फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई करने के लिए, वो बचता है शनि और मंगल और शुक्र। ये केवल 3 ही ऐसे प्लैनेट हैं जो कि आपको चाइल्ड बर्थ दे सकते हैं, और नेगेटिव जो हैं वो देखिए आप यहाँ पे, वो है गुरु, वो है राहु, वो है केतु, वो है सूर्य, और वो है बुध। 5 प्लैनेट्स जो हैं आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स आर नेगेटिव फॉर चाइल्ड बर्थ, और 3 प्लैनेट्स जो हैं वो ही केवल जो हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं चाइल्ड बर्थ को। इन ग्रहों को थोड़ा सा वापस देखिए, केपी कारकत्व में आते हैं। चंद्रमा यहाँ पर न्यूट्रल बन के निकल के आता है। चंद्रमा को यहाँ पे न तो वो चाइल्ड बर्थ की तरफ जाता है, न नेगेशन में है, ना डिनाइल में है, तो उसको हम छोड़ ही देते हैं। अब हम यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग को देखना है हमको। तो यहाँ पर शनि, मंगल और शुक्र, इन तीनों में से देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है। तो मंगल ऑब्वियसली हम लोग स्ट्रॉन्ग में लेंगे क्योंकि वो फिफ्थ और 11th हाउस का सिग्निफिकेटर यहाँ पे बन जाता है। हालाँकि वो साथ में 12th का भी है, 6 का और 9 का भी है, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। 9 तो वैसे भी इसका फ़ेवरेबल हाउस ही है चाइल्ड बर्थ के लिए। अब यहाँ पर आप शनि को देखिए, तो शनि यहाँ पर जो है वो वीक सिग्निफिकेटर बन के आता है सेकंड हाउस का। पहले वो 3rd और 12 का सिग्निफिकेटर बनता है। ठीक है। इसके बाद में आप देखिए शुक्र को, तो शुक्र जो यहाँ पर है वो भी 11th हाउस का ही सिग्निफिकेटर बन के आता है।
2 और 11 का सिग्निफिकेटर बन के नहीं आता। तो आउट ऑफ ये जो हमने सब निकाला है शनि, मंगल और गुरु में, इसमें से जो है आपका मंगल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आता है बिकॉज़ ऑफ 5 और 11 दोनों को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दशा भुक्ति अंतरा में हमको ऐसा देख जब सेट करने के लिए हम चलेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम देखेंगे कि हमको वही सेट करना पड़ेगा जहाँ पर ये 5 और 11 आ रहा हो। देखिए चार्ट में स्पष्ट डिनायल अभी नहीं दिख रहा हमको, सिग्निफिकेटर को जब हम देख रहे हैं तो स्पष्ट डिनायल नहीं है क्योंकि कुछ सिग्निफिकेटर हैं जो कि दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि दशाओं का क्रम कैसा लगता है यहाँ पे। अगर दशाओं का क्रम सही से लग गया तो ठीक है। अगर सही से नहीं लगता है तो यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी। एक और बात यहाँ पर आपको देखनी है कि अगर दशा का क्रम यहाँ पर सही से लग भी जाता है इस चार्ट के अंदर और इनको संतान मिल भी जाती, तब भी संतान का सुख क्या ये ले पाते, इसमें बड़ा संदेह रहता। क्योंकि बहुत सारे जो इसके प्लैनेट्स हैं, जो 1, 4, 10 को दिखाते हैं, जो संतान सुख में कमी को दिखाते हैं। या तो संतान इनसे दूर रहती या भय संतान के कारण शायद इनको कुछ मानसिक पीड़ाएँ रहती। ठीक है? अब यहाँ पर हम आते हैं गुरु, राहु, केतु और शुक्र को हमको देखना है वापस। वो हमको देखना है नेगेशन के केस में कि ये कितने नेगेटिव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कौन-सा प्लैनेट यहाँ पे बन के आता है। तो गुरु का आप देखिए 1 और 4 सबसे स्ट्रॉन्ग तो गुरु ही बन रहा है। हालाँकि देखिए वो 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन केवल 11th हाउस को सिग्निफाई करने से क्या होगा 1 और 4 को भी वो दिखाता है। 1 और 4 का सपोर्ट भी है, 11th भी है, तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साइड में वो चला जाता है। लेकिन क्योंकि 1 और 4 का वो अकेले ही सिग्निफ़ाई कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे 1 और 4 में केवल गुरु ही है जो यहाँ पे सिग्निफिकेटर बन के आता है, तो इनका ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेट भी बन जाता है। उसके बाद में हमारे पास में है राहु, तो राहु क्योंकि राहु एज़ गुरु हमने देखा था और राहु एज़ केतु एज़ बुध हमने देखा था, तो उन दोनों के केस में वो राहु और केतु यहाँ पर हमने लिए थे। सूर्य को आप देखें तो सूर्य यहाँ पे 10th हाउस सिग्निफिकेटर बन के आता है, साथ में 8 का भी आता है, इसलिए ये थोड़ा-सा वीक हमने देखा। और बुध को अगर आप देखेंगे तो बुध यहाँ पर जो है वो 2nd हाउस का सिग्निफिकेटर है, बट साथ ही साथ 10th का भी सिग्निफिकेटर है, लेकिन 10th का वो वीक सिग्निफिकेटर है, इतना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बुध पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे रहा है, तो बुध की दशा को ली भी जा सकती है और नहीं भी ली जा सकती है। ये दोनों बातें हैं। क्योंकि लेकिन गोचर में हम लोग बुध को नहीं लेंगे, गोचर में ये जब जो प्लैनेट होगा वो बुध के नक्षत्र में या राशि में गोचर करेगा, तब वो 10th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा जो कि हम नहीं चाहते। तो यहाँ पर हम वापस देखें तो हमारे पास में जो गुरु है वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आ जाता है और हमने कहा था कि केतु जो है उसने गुरु का फल देना है, तो केतु फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के आता है। उसके बाद में जो है सूर्य वो एक सिग्निफिकेटर बन के आ जाता है। बुध जो है वो दोनों में है, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के केस में वहाँ पे आता है। अब ज़रा चलते हैं, देखते हैं इनकी दशाओं का क्रम क्या कहता है। तो इनका जन्म जो है वो 1959 का है और करीब-करीब 1991 में इनकी शादी हुई थी जब इनकी एज 32 इयर्स की थी। और अगर हम इसमें 20 साल भी जोड़ें, तब इनकी एज जो हो जाएगी करीब-करीब 32 में 20 जोड़ें तो 52 साल की। तब तक इनका हम कह सकते हैं कि एक तरह का पीरियड होगा जहाँ चाइल्ड बर्थ होने की संभावना रहती है। तो और ये जो टाइम हो जाता है ये करीब-करीब 2011 तक का रहता है, ठीक है? जब इनको चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी हमको दिखनी है। तो 1991 से लेकर 2011 तक का ये जो ड्यूरेशन है ये हमको देखना है और इनकी शादी शायद कहीं मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता है, बट फ़ेब में कहीं हुई थी। ख़ैर वो जो भी हुई हो, तो हमको 1991 से 2011 तक का ये हमको टाइम देखना होगा, जो हमको ये बताएगा कि ये क्या कारण था चाइल्ड बर्थ नहीं होने का। तो यहाँ पर आप दशाओं को अगर देखें 91 की, तो ये चंद्रमा की दशा यहाँ पर आती है 90 के बाद। और चंद्रमा की दशा आपको पता है कि ना तो ये न्यूट्रल है और ना चंद्रमा जो है पॉज़िटिव है, ना तो नेगेटिव है ना पॉज़िटिव है, न्यूट्रल है, तो यहाँ हम उसको चंद्रमा को ले सकते हैं। उसके बाद में मंगल की दशा आती है जो कि स्ट्रॉन्ग दशा है, हमने देखा 5 और 11 का सिग्निफिकेटर मंगल बनता है, तो यहाँ हम ले सकते हैं। राहु को हम नहीं लेंगे क्योंकि राहु यहाँ पर बुध को रिप्रेजेंट करता है और बुध ना नेगेटिव ना पॉज़िटिव है, नेगेटिव पॉज़िटिव बन के न्यूट्रल बन जाता है, तो इसको हम
क्वेश्चन मार्क करके ले सकते हैं, इसको भी देखते हैं क्या है। और ये 2025 तक की है। तो हमको इन 3 दशाओं पर काम करना है कि इन 3 दशाओं में ऐसा क्या हुआ कि जो उनकी अ, इनको ये सुख नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर अपन देखें वापस, अगर आगे जाएँ और मंगल को देखें, चंद्रमा की दशा को देखें जो 2000 तक थी, तो यहाँ पर आप पाएँगे कि चंद्रमा तो हमारे काम की नहीं, क्योंकि भुक्ति लॉर्ड शुड बी द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए। और जब हमने चंद्रमा यहाँ पर लिया है, तो चंद्रमा ने किसी भी 2, 5, 11 में से किसी को भी इंक्लूड नहीं किया है। अब हमको भुक्ति लॉर्ड और अंतरा लॉर्ड ऐसा लेना होगा जो 2, 5, 11 को करे। तो वो या तो हम क्या ले सकते हैं, या तो हम शनि ले सकते हैं, या मंगल ले सकते हैं, शुक्र ले सकते हैं। इन तीनों में से एक ही ले पाएंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो या तो हम मंगल लेंगे, या हम शनि लेंगे, और या हम लेंगे शुक्र। इन तीनों के अलावा हमारे पास में और कोई चॉइस यहाँ पर नहीं दिखती है। और मंगल आप अगर देखेंगे तो 1991 का अ, फ़ेब 4 से स्टार्ट होता है ये, और 1991 तो इनकी शादी शायद कहीं फ़ेब और मार्च के बाद में कहीं पे हुई थी। और यहाँ पर ये थोड़ा डाउटफुल भी है कि ये इतना जल्दी बर्थ हो जाए शादी के बाद में, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखती नहीं है। तो इस ड्यूरेशन को हम लोग छोड़ देते हैं। फिर हम यहाँ पर आते हैं 96 का ड्यूरेशन, ये हमको आता है शनि का। तो शनि के कारण अगर आप देखेंगे तो शनि जो है वो हमने देखा था सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर बनता है। तो सेकंड हाउस यहाँ पर आ गया। अब शनि के अंदर हमको ये देखना है कि अब हम केवल जो ले सकते हैं यहाँ पर मंगल को ही लेंगे कि तब वो 2, 5 और 11 का हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा। और चंद्रमा को भी अगर शुक्र को भी अगर हम लेंगे, तो शुक्र के कारण जो हमारे पास में है वो 11 जो है वो आ जाता है हमारे पास में। और फिर हमको यहाँ पे अंदर मंगल को लेना पड़ेगा 5-11 के लिए, लेकिन यहाँ पर सेकंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट कहीं पे नहीं होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो सारे प्लैनेट्स हैं केवल 5-11 या केवल 2-11 ये अगर आते हैं, दशा भुक्ति अंतरा जब हम फिक्स कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तब वो इशू क्रिएट करेगा, वो आपको वो इवेंट का सुख नहीं देगा, क्योंकि आपका पूरा कॉम्बिनेशन नहीं आया। हमने कहा है 2, 5 और 11। 2 इज एडिशन इन फैमिली, 5 इज चाइल्ड बर्थ, 11 इज विश फुलफिलमेंट। तो अगर इस ड्यूरेशन में मान लीजिए कि संतान का सुख आ भी जाए, तो वो टिकेगा या नहीं टिकेगा हम कैसे कहें, क्योंकि सेकंड हाउस का यहाँ पर कहीं पर भी रोल प्ले नहीं हो रहा। तो ऐसी दशा में इसको भी हम नहीं लेंगे। हमारे पास में केवल ये एक ही दशा बची जो कि ये बता सकती है कि कि संतान यहाँ होगा या नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितनी विकट परिस्थिति है इस चार्ट के अंदर, कि हमारे पास में दशाएँ मिल नहीं रही है लगाने के लिए, हमारे पास में प्लैनेट्स नहीं हैं। तो ये एक किस तरह का केस है जो कि नो चाइल्ड बर्थ को दिखाता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखें हमने शनि किया था, शनि के अंदर हम जाएँ, तो शनि के अंदर हमने कहा कि अब हमारे पास में केवल मंगल ही एक ऐसा बचता है, ये वाला 1995 वाला, जो कि मैरिज दे सकता है, जो कि 10 और 1 महीने का ही है यहाँ पे देखिए, 10 और 11 का। ये पुरुष की कुंडली है, आप थोड़ा-सा ये भी थोड़ा-सा समझिए। और पुरुष की कुंडली में कुछ इस तरह का है कि उनको 9 मंथ तक कैरी नहीं करना है बेबी को अपने वम्ब के अंदर। इट इज़ लेडी हू हैज़ टू कैरी द चाइल्ड, है ना? वो जन्म देती है, और उसके जन्म से पिता का जन्म होता है, वो एक अलग बात है। तो पुरुष का जो आप देखिए कि जो रोल है वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए, काफ़ी कम समय के लिए होता है, लेकिन बाद में माता का रोल आ जाता है, क्योंकि उनको पूरा केयर करनी है 9 मंथ 10 मंथ तक। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन हम कह सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ की है, या फिर इट इज़ द पीरियड वेयर ही वांट्स टू कंसीव हिज़ वाइफ। इट्स अ दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ख़ैर, यहाँ पर आप 9, 10 और 11 को देखिए कि 2 यहाँ पर 2 1 महीना ही है केवल, अक्टूबर से नवंबर। यहाँ पर थोड़ा-सा आप गोचर देखें, तो यहाँ पर मैं अगर गोचर लगाऊँ, और ये ड्यूरेशन है 1995 का, तो मैं 1995 पे जाता हूँ, जिस पे आता हूँ, आप उस समय गुरु देखिए। तो गुरु उस समय
मंगल की राशि में है, ठीक है, फ़ेवरेबल है। 11th में आई है और वो मंगल में ही है, वो फ़ेवरेबल है, नक्षत्र उसका बुध है, बेशक जो कि 10 का सिग्निफिकेटर बनता है, तो ये हमारे पास में यहाँ पे डाउट क्लियर करता है। अब यहाँ पर आप सूर्य को देखिए, तो सूर्य यहाँ पर गड़बड़ कर गया, क्योंकि वो चंद्रमा के अंदर आ गया और साथ ही साथ बाद में वो शुक्र में ज़रूर आता है और मंगल के नक्षत्र में भी आता है और ये ड्यूरेशन 3-4 दिन की ही है। बुध, मंगल, शुक्र, मंगल, ये देखिए, ये शुक्र-मंगल का जो ड्यूरेशन है, ये सही है। तो ये ड्यूरेशन थोड़ा-सा हमको सही दिखता है शुक्र-मंगल वाला और उसके बाद में राहु आ जाता है, राहु हमारे लिए सही नहीं है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं जब तक राहु रहेगा। और फिर आप देखिए ये राहु में ही है, फिर गुरु आ गया जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं है। फिर यहाँ पर मंगल और गुरु, गुरु नक्षत्र है इसलिए हमारे लिए सही नहीं है। फिर शनि, मंगल, शनि आ गया। तो मंगल, शनि हमारे लिए सही है, तो ये ड्यूरेशन भी हम एक लिख सकते हैं जो कि 21 नवंबर से चल रही है और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे चंद्रमा सपोर्ट नहीं कर रहा, वो शुक्र राहु के अंदर है, शुक्र गुरु के अंदर है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 23 तारीख को 23 नवंबर 1995 वाला ड्यूरेशन जो है, वो यहाँ पर थोड़ा-सा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? और ये मंगल, शनि ये 30 तारीख तक का है और लेकिन ये दशा जो खत्म हो रही है वो 12 को ही खत्म हो जा रही है। तो ये इतना आगे चलने से हमारा कोई औचित्य भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन बन के हमारे पास में एक ड्यूरेशन जो आई थी, वो आई थी ये वाली जो कि 20 से 23-24 के बीच में थी। तो इस समय क्यों ये घटना घटित नहीं हो पाए, तो उसके लिए जब तक हमारे पास में वाइफ़ का चार्ट नहीं होगा, हम नहीं कह पाएँगे। तो मैं ऐसा ही अज़्यूम कर सकता हूँ कि शायद उनका वाइफ़ का चार्ट भी उस समय अलाउ नहीं कर रहा हो, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना वाइफ़ हस्बैंड का, तभी तो वो चलेगा। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है हमको यहाँ पर भी देखना है, वहाँ पर भी देखना है। तो ये जो हमने एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है एनालाइज़ करके कि ये दशा जो है, इसने क्यों नहीं दिया, तो हम यहाँ पर एक ही चीज़ कह सकते हैं कि ये जो भुक्ति थी हमारी सैटर्न की, ये भी हमारे काम की नहीं आई। तो चंद्रमा का जो दशा थी, जो हमने कहा था कि इसमें हम ले सकते हैं, ये भी हमारे इसी रीज़न से काम नहीं आई। अब मंगल की तरफ अगर हम बढ़ें, तो वो क्या कहता है? तो अगर मैं इसकी दशा को खोलूँ, मैं जाता हूँ मंगल में। अब हमको ये देखना है, समझना है यहाँ पे कि मंगल जो था, ये अकेला ही एक ऐसा प्लैनेट है, यहाँ इस चार्ट के अंदर, जो 5 और 11 को यहाँ पर शो करता है। तो दशा लॉर्ड जो है वो 5 और 11 शो कर रहा है। तो अब हमको भुक्ति लॉर्ड जो है वो चाहिए जो कि 2 को शो करे। या तो भुक्ति लॉर्ड शो करे या फिर दशा लॉर्ड ने 5 और 11 शो किया और भुक्ति जो है वो 2, 5, 11 में से किसी को भी शो करे, 5 और 11 में से किसी को भी शो करे और अंतरा जो है वो 2 को शो करे। जब ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा तब हम कहेंगे कि हाँ, ये हमारे लिए फ्रूटफुल है। ठीक है? तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि हम यहाँ पर इस मंगल में मंगल को हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो रहेगा मंगल में शनि को हम देख सकते हैं और मंगल में शुक्र को हम लोग देख सकते हैं। 3 ड्यूरेशन हमारे काम की है। जब हम मंगल में मंगल को देखेंगे तो मंगल दशा में मंगल है तो 5-11, भुक्ति है तो 5-11, तो हमारे पास में केवल सैटर्न बचता है जो कि हम इस मंगल में सेट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ जाएँ तो मंगल है, यहाँ पर आप देखें केवल ये सैटर्न, ये जो दशा है, ये ड्यूरेशन हमारे पास में आता है यानी कि अगस्त से सितंबर 2000 का, जो कि ये बताएगा कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है कि हमको यहाँ पर गोचर देखना पड़ेगा कि गोचर यहाँ पे सपोर्ट करता है, नहीं करता है। तो आइए गोचर भी हम देख लेते हैं। तो अगस्त वाला है, हमको जाना है 2000 अगस्त सितंबर, ठीक है? तो ये मैं 2000 में गया अगस्त में। अगस्त में आप देखिए गुरु जो है वो शुक्र की राशि में है और चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि फेवरेबल है और अभी रहना भी है गुरु की राशि में ही। गुरु जो है शुक्र की राशि में रहना ही है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप सूर्य देखिए, सूर्य चंद्रमा की ही राशि में है और बुध के नक्षत्र में आ गया।
तो चंद्रमा तो सिग्निफिकेटर नहीं है चाइल्ड बर्थ के लिए, और बुध हमारे जो है वो इतना अच्छा बन के नहीं आता है। उसके बाद में जो है सूर्य, वो सूर्य में चला जाता है और ये 1 महीने तक रहेगा। तो ये देखिए आप, अगर मैं सितंबर में भी आऊँ, पूरा सूर्य सूर्य के अंदर ही है। फिर यहाँ पर सूर्य बुध के अंदर आ गया, और बुध है तो नक्षत्र स्वामी सूर्य बन के आ रहा है, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रह रहा है। तो पूरा जो ये फिर चंद्रमा में आ गया, तो ये ड्यूरेशन पूरी जो है, ये हमारे लिए इतनी फ्रूटफुल नहीं दिखाई दे रही है सितंबर वाली। तो ये जो हमने देखा था मंगल के अंदर, मंगल मंगल मंगल, ये हमारे काम का, सॉरी, मंगल के अंदर ये हमने ये ड्यूरेशन जो देखा, ये हमारे काम का नहीं आया, तो छोड़ दिया मंगल को भी, छोड़ना पड़ेगा। आगे जाएं हम लोग भुक्ति में, तो ये हमारा यहाँ पर मंगल में मंगल हमने छोड़ा। अब हमारे पास में आया मंगल में शनि। तो मंगल में शनि आने के कारण ये हो गया कि मंगल ने 5 और 11 को लिया, शनि ने लिया 2 को। अब हमारा मंगल, शनि और शुक्र में से कोई भी आए, वो हमारे लिए चलेगा। तो अब हम जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए कि मंगल के अंदर जो है शनि, ये हमारे काम का है, फिर ये शुक्र हमारे काम का है, और फिर ये मंगल हमारे काम का है। और ये 2003 का है पूरा, जनवरी से लगाकर अगस्त तक का। तो ये हम थोड़ा एफएमएलएस में भी चल जाते हैं, देखते हैं कि हमारा पंचांग उस समय क्या कह रहा है। जनवरी के पंचांग में आप जाओगे तो चंद्रमा, चंद्रमा बुध में है, और चंद्रमा में होने के कारण राशि स्वामी गुरु, और चंद्रमा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बन के नहीं आता। जब तक गुरु जो है चंद्रमा की राशि में रहेगा, तब तक ये इवेंट नहीं होना। तो अभी कब तक रहना है, ये भी आप देखिए। यहाँ कर्क राशि में है ये जनवरी में, फेब में भी है, मार्च में भी है, अप्रैल में भी है, मई में भी है, जून में है, जुलाई में है, अगस्त में ये सिंह राशि में आ गया, तो उसको तो वैसे ही हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि वो तो सिग्निफिकेटर 10th का बनता है। तो जब तक सूर्य में है तब भी हमारे काम का नहीं रहेगा, तो अब आगे ये पूरा सूर्य में रहना है। तो 2003 पूरा निकल गया हमारा, ठीक है। तो 2003 का जो ड्यूरेशन जब पूरा था, जो कि हमको लग रहा था कि ये थोड़ा सा फेवरेबल हो सकता है, गोचर का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ये नहीं आया। देखिए, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में जाकर आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर ये भी आपको समझाया है कि गोचर किस तरह से वर्क कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विषय समझ में आ रहा होगा, और आप इसको ध्यान देकर भी समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर अब हमको ये समझ में आया कि ये जो मंगल शनि का था, ये भी हमारे कुछ काम का नहीं आया। अब आया मंगल और शुक्र। तो मंगल और शुक्र के कारण 5, 11, और ये शुक्र तो 11 को सिग्निफाई करता है। तो अब मंगल और शुक्र के अंदर सैटर्न जब आएगा, वही हमारे पास में बचा ना सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर। तो सैटर्न जो है वो जब आएगा, तो ही हम यहाँ पर ये देख पाए, हम कह पाएंगे कि कॉम्बिनेशन जो हमारा है 2511 का, वो कंप्लीट होगा, और वो ये ड्यूरेशन है 2006 की। तो ये है फेब से लगाकर अप्रैल तक की। आओ इसमें भी हम लोग थोड़ा सा पंचांग वापस खोल के देख लेते हैं। 2006, 2006 में हम जाते हैं फेब में। तो गुरु जो है वो है शुक्र में और गुरु के नक्षत्र में। तो गुरु के नक्षत्र में होने के कारण वो हमारे काम का नहीं, जब तक वो गुरु के नक्षत्र में है, तो फेब का मंथ हमारा गया। फिर शुक्र और गुरु, ये पूरा गुरु के नक्षत्र में है, मार्च में भी। अप्रैल में आप देखिए ये गुरु के नक्षत्र में है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरह का चार्ट है ना? गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारा यहाँ पर चला गया। तो यहाँ आपने एक बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखा कि हमारी ये जो भुक्ति हमने थी मंगल की, शनि की और शुक्र की, ये तीनों भुक्तें ही हमारी नहीं काम आई, और वो इवेंट देने में सक्षम थी ही नहीं, बन ही नहीं पाई। अब हम वापस दशा की तरफ आएँ, तो हमारे पास में जो ये चंद्रमा की दशा भुगती थी, वो तो हमने हटा ही दी, मंगल भी हमारी हट गई। 2007 के बाद
राहु की दशा आती है तो राहु जो है यहाँ पर बुध का बनता है, जो कि ठीक है, वो थोड़ा-सा खराब भी नहीं है। लेकिन इस समय अगर आप इनकी एज देखेंगे 2007 में, तो वो करीब-करीब 48 ईयर्स की हो जाती है। तो अभी भी उम्मीद तो बाकी है। तो अगर हम यहाँ पर राहु में जाएँ, तो राहु में हमारे पास में बचेगा क्या? हमारे पास में जो टाइम बचेगा राहु का, वो बचेगा राहु नहीं, गुरु नहीं, शनि नहीं, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हमको अब लेना है। तो अब स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर के रूप में हमारे पास में शनि, मंगल और शुक्र है। तो ये बचता है और ये होता है और ये बचता है। तो 2025 तो वैसे भी नहीं लगना। और 2015 का समय, आप देखिए 2012 से स्टार्ट हो रहा है शनि का समय। तो 2012 में आप देखेंगे तो जो टाइम हो जाता है, वो ये 53 ईयर्स के हो जाते हैं। और ये काफ़ी बड़ी एज हो जाती है। और इस समय जनरली जो हैं, लोग सोचते नहीं हैं कि हम लोग फैमिली प्लानिंग करें, ठीक है? लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा-सा देखें, इन केस ज्योतिष इसमें क्या कहता है। तो यहाँ पर 2012 से 2015 में शनि की आती है, तो शनि यहाँ पर जो है, उसने 2 को इन्वॉल्व किया। तो अब हमको 5 और 11 को इंक्लूड करना है, तो हमारे पास में बचता है मंगल। और मंगल यहाँ पर 2014 में आता है, जो कि 6 और 8 में आता है। देखो बहुत ज़्यादा एज हो जा रही है, तो इतना हमको जानने की कोशिश नहीं है, बट जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो जून से यहाँ पर आप देखिए अगस्त 2014, तो यहाँ पर मैं पंचांग फिर खोलूँ और 2014 में मैं जाऊँ जून में, तो ये गुरु में है पूरा, चंद्रमा और गुरु के नक्षत्र में है और बुध के और चंद्रमा की राशि में है। फिर साथ में मैं जाऊँ तो चंद्रमा में, जब चंद्रमा में है, मैंने आपको पहले बोला कि वो काम नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी नक्षत्र में आ जाए। और ये फिर चंद्रमा में ही रहना है, कर्क में, फिर ये कर्क में ही जाना है। तो यहाँ पर फिर गोचर सपोर्ट नहीं किया। तो ये चार्ट मैंने आपको चाइल्ड बर्थ के लिए दिखाया। मैंने यहाँ पर जानबूझ के ये नेगेटिव चार्ट लिया, पॉजिटिव चार्ट मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ट देखना आसान है। आप लोग भी किसी भी चार्ट में ये रूल्स जो हैं वो अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि मैरिज के केस में मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ट दिखाकर आपको बताया था कि कैसे देखने हैं। और ठीक उसी रीति से, उसी तरीके से आप पॉजिटिव चार्ट भी देख सकते हैं। और यहाँ जो हमने ये चार्ट देखा है, जो नेगेटिव केस को हमने लेके चले हैं, इसी तरीके से आप पॉजिटिव केस को भी लेके चल सकते हैं, गोचर का सपोर्ट भी देख सकते हैं। और वो आपको बताएगा कि किस तरह से ये इवेंट होगा और किस तरह से इवेंट नहीं होगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत डिटेल में ले जाकर आप लोगों को समझा रहा हूँ। और जितना नॉलेज मेरे को है, उस नॉलेज को मैं और सूक्ष्म करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और ऐसे वीडियोज़ को लेकर आने के लिए। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें कुछ नए टॉपिक के साथ में हम आएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।